तो चलिए आज इस बेहद दिलचस्प सफर का विश्लेषण शुरू करते हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि पूरे 40 साल लंबा एक ऐसा एपिक है जो सीधे हमारे सोर्स मटेरियल से लिया गया है। इस पूरे नैरेटिव में ना उतार चढ़ाव, कमाल का धैर्य और अंत में मिलने वाली एक शानदार जीत को इतनी बारीकी से बताया गया है कि बस क्या कहें। मतलब ये सिर्फ घटनाओं का जिक्र नहीं है, बल्कि इंसानी जज्बातों और समय के पहिए का एक बहुत ही गहरा अध्ययन है। अब स्क्रीन पर दिख रही इस चेतावनी को ही ले लीजिए। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल हुक का काम करती है। कहानी की बिल्कुल शुरुआत में ही जब मुख्य किरदार यानी यूसुफ सिर्फ एक छोटे बच्चे हैं, तभी से एक बड़ा खतरा महसूस होने लगता है। पिता का ये डर कोई मामूली वहम नहीं था। सच कहें तो ये आने वाले एक बहुत बड़े तूफान का पहला सीधा संकेत था। और ये तूफान शुरू होता है एक सपने से। ये जो शानदार दृश्य है ना, 11 सितारे, सूरज और चांद का सम्मान में झुकना, ये साफ साफ भविष्य के नेतृत्व की भविष्यवाणी करता है। लेकिन यहाँ एक पेच है। ये बात स्वाभाविक रूप से सौतेले और बड़े भाइयों के मन में भयानक ईर्ष्या पैदा कर देती है। उन्हें हमेशा से ही ये लगता था कि उनके पिता उन्हें नज़रअंदाज करते हैं, और इस सपने ने तो जैसे आग में घी का काम कर दिया। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये समझना है कि इस नफरत की गहराई आखिर क्या थी। ये भाइयों के बीच होने वाली कोई आम लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं था। ये ईर्ष्या इतनी तेजी से बढ़ी कि इसने एक खौफनाक साजिश का रूप ले लिया। उनका मकसद सिर्फ उस छोटे बच्चे को डराना धमकाना नहीं था, बल्कि उसे हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना था, ताकि पिता का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उन पर रहे। देखिए कि ये धोखा कितनी प्लानिंग के साथ दिया गया। कहानी के मुख्य किरदार को, जो अपने पिता का सबसे लाडला था, उसे एक खौफनाक अंधेरे कुएं के एकदम तल में अकेला छोड़ दिया जाता है। पहले खेलने के बहाने ले जाना, फिर पीटना, कुएं में धकेलना और आखिर में पिता के सामने भेड़िए के हमले की झूठी कहानी गढ़ने के लिए खून से सना हुआ एक नकली कुर्ता पेश करना। ये पूरी तरह से एक सोची समझी साजिश थी। लेकिन यहीं पर पिता की बुद्धिमानी सामने आती है। जब वो उस खून से सने कुर्ते को देखते हैं तो एक बहुत ही अजीब बात नोटिस करते हैं। कुर्ता कहीं से भी फटा हुआ नहीं था। जरा सोचिए, कोई जंगली भेड़िया किसी बच्चे को खा जाए और उसका कुर्ता बिल्कुल सही सलामत रहे? ये तो नामुमकिन है। पिता तुरंत इस झूठ को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो कोई आक्रामक कदम उठाने के बजाय एक बहुत ही गहरे और पीड़ादायक धैर्य का रास्ता चुनते हैं। अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं। कुएं के उस जानलेवा अंधेरे से निकलकर मिस्र के एक शाही घराने तक पहुंचने का ये सफर सच में अद्भुत है। पानी की तलाश में आए एक काफिले का उससे खोजना, फिर एक बहुत ही मामूली सी कीमत पर गुलाम बनाकर बेचना और अंत में मिस्र के अजीज के घर में जगह पाना, ये दिखाता है कि कैसे एक एकदम हताश करने वाली स्थिति भी असल में भविष्य की एक बहुत बड़ी नींव रख रही थी। लेकिन परेशानियां यहीं खत्म नहीं होती। अब इस परिस्थिति को ही देख लीजिए। जब मालिक की पत्नी की तरफ से प्रलोभन और फिर झूठे आरोपों का सामना करना पड़ता है, तो एक बहुत ही साधारण सा फिजिकल एविडेंस पूरी सच्चाई खोल कर रख देता है। न्याय का नियम बिल्कुल सीधा था। अगर कुर्ता आगे से फटा है तो आरोप सही है, लेकिन क्योंकि कुर्ता पीछे से फटा था, ये 100% साबित हो गया कि वे बिल्कुल निर्दोष थे और खुद को बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे। इस पूरे विवाद और बदनामी का लेवल क्या था, ये समझने के लिए इस नाटकीय घटना पर गौर करना बहुत जरूरी है। शहर की औरतों के ताने बंद करने के लिए एक बड़ी दावत रखी गई, और जैसे ही उन औरतों ने उस बेमिसाल फरिश्तों जैसी सुंदरता को देखा, वो इतनी ज्यादा खो गईं कि उन्होंने फलों के बजाय अनजाने में अपने ही हाथ काट लिए। और यही वो चरम बिंदु था जिसके बाद लगातार चलने वाले इस फरेब और दबाव से बचने के लिए खुद अपनी मर्जी से जेल जाने का फैसला लिया गया। सोर्स मटेरियल यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात उजागर करता है। जेल की कालकोठरी के उस घने अंधेरे में भी जटिल सपनों की एकदम सटीक व्याख्या करने की जो क्षमता थी, वो बिल्कुल बरकरार रहती है। और सपनों की जो व्याख्या की गई, आगे चलकर बिल्कुल वैसा ही हुआ। एक कैदी को राजा के दरबार में अपना काम वापस मिल गया और दूसरे को फांसी की सजा हुई। लेकिन किस्मत देखिए, जो कैदी आजाद हुआ और जिसे राजा को शराब पिलाने का काम वापस मिला, वो इस चमत्कारी इंसान के बारे में राजा को बताना पूरी तरह भूल गया। बस इस एक छोटी सी भूल का नतीजा ये हुआ कि बिना किसी गलती के पूरे 7 लंबे साल, जी हाँ, 7 साल उस गुमनाम कैद खाने में और गुजारने पड़े।
और फिर अचानक पूरे मिस्र साम्राज्य की किस्मत एक रहस्य पर आकर टिक जाती है। मिस्र का राजा एक ही डरावना सपना बार बार देखने लगता है। 7 मोटी गायों को 7 दुबली गायें खा रही हैं और मकई की 7 हरी बालियों के साथ 7 एकदम सूखी बालियां खड़ी हैं। राज्य के सबसे बड़े बड़े पुजारी और सलाहकार पूरी तरह से चकरा गए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस रहस्य को सुलझाने की चाबी अब सिर्फ उसी एक भुला दिए गए कैदी के पास थी। और जब फाइनली उस सपने की व्याख्या की जाती है तो वो कोई आम भविष्यवाणी नहीं होती। वो असल में आने वाले 14 सालों के लिए एक मास्टर क्लास इकोनॉमिक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी थी। पहले 7 सालों की भरपूर फसल को छिलकों समेत जमा करके रखना, ताकि अगले 7 सालों के भयंकर अकाल में उसका इस्तेमाल किया जा सके। इस एक कमाल की योजना ने अनगिनत लोगों की जानें बचा ली। यहाँ जो बात सच में रोंगटे खड़े कर देती है वो है सम्मान और उसूलों के प्रति अटूट समर्पण। देखिए, राजा ने रिहाई का आदेश दे दिया था, लेकिन बाहर निकलने से पहले एक शर्त रखी गई कि अतीत में लगाए गए सभी झूठे आरोप पहले सार्वजनिक रूप से वापस लिए जाएं। आज़ादी से ज्यादा अहमियत एक बेदाग चरित्र को दी गई और इसी बात ने मिस्र के राजा का हमेशा हमेशा के लिए परम विश्वास जीत लिया। अब कहानी में रोमांच तब अपने एकदम पीक पर पहुंच जाता है जब वो भयंकर अकाल उन धोखा देने वाले भाइयों को अनाज मांगने के लिए मजबूर कर देता है। और विडंबना देखिए, उन्हें उसी भाई के सामने आकर हाथ फैलाने पड़ते हैं जिसे उन्होंने हमेशा के लिए खत्म कर देने का सोचा था। सोचिए, अब सत्ता और खजाना उस इंसान के हाथ में है जिसे कभी एक मामूली गुलाम बनाकर बेच दिया गया था। और यहीं से शुरू होता है एक बहुत ही शानदार मनोवैज्ञानिक परीक्षण। भाइयों को अनाज तो दे दिया गया, लेकिन उनके पैसे चुपचाप उन्हीं के सामान में वापस छिपा दिए गए। साथ ही एक बहुत ही सख्त शर्त रख दी गई, अगर अगली बार अनाज चाहिए तो अपने सबसे छोटे सगे भाई बिन्यामिन को साथ लाना ही होगा। ये उस छोटे भाई को सुरक्षित अपने पास बुलाने की एक बहुत ही सोची समझी चाल थी। अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अपनी असल पहचान भी उजागर ना हो, कोई कानून भी ना टूटे और उस प्यारे छोटे भाई को हिफाजत के साथ अपने पास रोक भी लिया जाए, ये आखिर कैसे मुमकिन है? इस पेचीदा सवाल का जवाब हमें उस बेहद चतुर कानूनी दांव-पेच में मिलता है जिसे भाइयों के मिस्र के दूसरे दौरे के वक्त अपनाया गया था। तो यहाँ जो किया गया वो बहुत ही स्मार्ट और रणनीतिक था। राजा का शाही प्याला चुपचाप छोटे भाई के सामान में रख दिया गया और फिर राजमहल में चोरी का शोर मचाया गया। जब तलाशी में प्याला मिला तो मिस्र का कानून लगाने के बजाय खुद उन भाइयों के इलाके का कानून लागू किया गया, जिसके हिसाब से जो चोर है उसे गुलाम बन जाना पड़ता है। इस तरह पूरी तरह से कानूनी तौर पर छोटे भाई को बिना कोई शक पैदा किए रोक लिया गया। इस बीच अगर हम कहानी में वापस उनके घर की तरफ मुड़ें तो सोर्स मटेरियल हमें एक बहुत ही दर्दनाक सच बताता है। एक पिता के लिए ये बीते 40 साल किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। अपने खोए हुए बेटों की याद में रोते होते उस बूढ़े पिता ने अपनी आंखों की रोशनी पूरी तरह खो दी थी। ये नंबर 40 ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि दशकों के उस असीम दर्द और इंतजार का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और फिर आखिरकार वो ड्रामेटिक पल आता है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, पहचान का खुलासा। जब सच्चाई सामने आती है तो भाइयों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पूरी तरह से सन्न रह जाते हैं ये जानकर कि मिस्र के जिस सबसे शक्तिशाली इंसान के सामने वो गिड़गिड़ा रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि वही भाई है जिसे उन्होंने एक अंधेरे कुएं में मरने के लिए फेंक दिया था। और ये बात ना इस पूरे सोर्स मटेरियल की सबसे बड़ी थीम को बहुत ही खूबसूरती से हमारे सामने रखती है, अकल्पनीय दया और क्षमा। पूरे 40 साल का भयानक दर्द, गुलामी, झूठे आरोप और जेल खाना, इस सब के बावजूद जब बदला लेने का सबसे सही मौका और पूरी ताकत हाथ में थी तो जवाब क्या मिला? सिर्फ माफी। ये ऐलान की आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं है। सच में मानवीय महानता का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? यहाँ इस नैरेटिव में एक बहुत ही खूबसूरत और डीप प्रतीकात्मक बदलाव आता है। धोखे का वो पुराना झूठे खून से सना हुआ कुर्ता जिसने कभी सबसे गहरा दुख दिया था, अब वो एक नए कुर्ते से बदल जाता है जो मरहम का काम करता है। जब ये नया कुर्ता वापस घर ले जाया जाता है और अंधे पिता के चेहरे पर रखा जाता है तो चमत्कारिक रूप से उनकी आंखों की रोशनी वापस लौट आती है। कहानी अब एक बहुत ही सुकून भरे अंजाम की तरफ बढ़ती है।
अकाल से जूझ रही उस सूखी जमीन को पीछे छोड़कर पूरा का पूरा परिवार मिस्र के शाही दरबारों की ओर निकल पड़ता है। और इसी के साथ 4 दशकों का वो लंबा अलगाव, वो दूरी और वो पीड़ा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। पूरे परिवार को एक सुरक्षित और खुशहाल जगह पर फिर से मिला दिया जाता है। 11 भाइयों और माता पिता के सिंहासन के सामने सम्मान में झुकने के साथ ही वो पुराना दृश्य फिर से जीवित हो उठता है। बचपन का वो सपना जिसका जिक्र हमने इस विश्लेषण के बिल्कुल शुरुआत में किया था, जहां 11 सितारे, सूरज और चांद सजदा कर रहे थे, वो यहाँ आके पूरी तरह से सच साबित होता है। ये कहानी का एक एकदम परफेक्ट बुक एंड है, जहां शुरुआत और अंत आपस में बहुत ही खूबसूरती से जुड़ जाते हैं। ये शानदार 40 साल का सफर हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या ये पूरी कहानी हमें ये नहीं दिखाती कि जो मुश्किलें हमें उस वक्त बर्बाद करने वाली लगती हैं, वो असल में एक बहुत बड़ी बेहतरीन डिजाइन वाली मास्टर प्लान का सिर्फ एक जरूरी हिस्सा होती हैं? धैर्य, सही समय का इंतजार और ये समझना कि सबसे गहरे अंधेरे ही अक्सर सबसे बड़ी जीत का रास्ता तैयार करते हैं। यही इस पूरी चर्चा का सबसे अहम सबक है। तो अगली बार जब कोई मुश्किल आए तो क्या हम उसे एक नए नजरिए से देख पाएंगे?